प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। बच्चा पार्टी आज का ये क्लास आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए 12th क्लास के फिजिक्स का टॉप 70 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ये सारे के सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों आज के क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले इन सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद भी करते चलिएगा। ओके, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला नंबर सवाल आपके सामने है, आप लोग भी हमारे साथ चैट सेक्शन में आंसर को लगाते चलिएगा, जिससे कि ये सारा प्रश्न आपको क्लास में ही अच्छे से याद हो जाएगा। देखिए पहला नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है, क्षीणता को मापने के लिए निम्नलिखित में कौन सा मात्रक सही है। और यह प्रश्न कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो बच्चों याद रखिएगा क्षीणता को मापने के लिए डेसिबल मात्रक सही होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक बार पूछा गया था कि संकीर्णन का मापन किस में होता है, तो वो भी डेसिबल में ही होता है बच्चों, इसको भी आप लोग याद रखोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर सवाल देखिए पूछा जा रहा है, फैक्स का अर्थ क्या होता है। फैक्स का अर्थ है फेसिमाइल टेलीग्राफी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बच्चों इस क्लास में 70 ऑब्जेक्टिव होगा, जो कि सारा का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, तो क्लास को ध्यान से देखिएगा। चलिए तीसरा नंबर सवाल पूछा जा रहा है, आप लोगों से बता दो प्रकाशीय तंतु किस घटना पर आधारित है। प्रकाशीय तंतु पूछा गया, आप लोगों से बता दो बच्चों क्या होगा इसका सही जवाब। तो आपको पता होना चाहिए ऑप्टिकल फाइबर जो ये संचार आधारित होता है, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर होता है। तो करेक्ट आंसर को कौन सा होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। सारे बच्चे हमारे साथ आंसर को लगाते चलिए। चलिए जी चौथा नंबर सवाल देखिए, लेजर क्रिया के लिए आवश्यक है। लेजर क्रिया के लिए जो आवश्यक होता है वो होता है संख्या परिवर्तन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। पांचवा नंबर सवाल देखो, आयाम मॉडुलन में मॉडुलन सूचकांक कितना होता है। आयाम मॉडुलन में मॉडुलन सूचकांक जो होता है वो 0 से 1 के बीच होता है। तो बच्चा पार्टी करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल आपके सामने है, दाता अपद्रव्य परमाणु की संयोजकता होती है, कितनी होती है ये बताओ आप लोग। दाता अपद्रव्य परमाणुओं की संयोजकता 5 होती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 6 का क्या होगा, ऑप्शन सी बिल्कुल ही सही आंसर है। और बच्चों अगर आप लोग हमारे साथ डेली क्लास करना चाहते हो, तो डेली क्लास का टाइम शाम के 6 बजे है और शाम के 8 बजे है, तो दोनों क्लास होता है। जितने भी बच्चे हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा बच्चों, और क्लास को सभी बच्चे एक बार लाइक कर देना। बच्चों सभी बच्चे जितने भी बच्चे देख रहे हो, सभी बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर सवाल देखो पूछा जा रहा है, मूल गेट कौन कौन सा होता है। मूल गेट होता है एंड और नोट। कौन सा होता है सर, एंड और नोट। अगर एंड गेट के लिए बूलियन व्यंजक पूछे तो a इंटू बी बराबर क्या होता है, y होता है। और के लिए क्या होता है, a प्लस बी बराबर क्या होता है सर, y होता है। ये बूलियन व्यंजक है बच्चों, याद रखना ये सब पूछा जाता है एग्जाम में। नोट गेट के लिए क्या होता है, a बराबर a नोट होता है, यही तो होता है सर, इसको जरूर याद रखोगे आप लोग। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो 8 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, दशमिक संख्या 8 का द्विआधारी संख्या क्या होगा। तो बच्चा पार्टी एक बार बता दो, हम नहीं बताए हैं क्या निकालने के लिए, एक बार बता दो। तो 8 का ऐसे करके निकालना है ना, तो 2 से लगाते चलो ना। 4 दूना के कितना होता, 8 बचा, यानी कि 4 दूना 8 पूरा कट गया ना, तो शेष 0 बचा। फिर 2 से लगाओ, 2 दूना के 4, शेष कुछ नहीं बचा तो 0 लिख दो। उसके बाद फिर 2 से लगाओ, 2 एकम 2, तो शेष कुछ नहीं बचा, 0 लिख दो। यानी कि अब देखो पूरा का पूरा कट गया ना। देखो नीचे में क्या है, नीचे से ऊपर की ओर जाना है आपको, तो 1 है, 1 0 1 0 1 0, यानी कि 1 0 0 किस में दिया गया, ये वाला ऑप्शन बच्चों। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 8 का क्या होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। तो बच्चों याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, निम्न में कौन सा तर्क द्वार सार्वजनिक तर्क द्वार है। सार्वजनिक तर्क द्वार जो कहा जाता है वो नैंड गेट को कहा जाता है। किस गेट को बच्चों, नैंड गेट को। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और इस गेट के लिए बूलियन व्यंजक a इंटू बी बराबर y होता है, लेकिन ऊपर में से करके ये बार लगा हुआ होता है, इसको याद रखोगे आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर सवाल देखो पूछा जा रहा है, पीएन संधि डायोड का उपयोग करते हैं एक रेक्टिफायर की तरह। किसके तरह बच्चों, रेक्टिफायर यानी कि दिष्टकारी की तरह। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 10 का क्या होगा, ऑप्शन डी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलो
11 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, एक्स किरण क्या होता है बच्चों। ये तो बड़ा ही आसान सा सवाल पूछ दिया है सर, एक्स किरण क्या होता है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्या है बच्चों, विद्युत चुंबकीय तरंग है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक बार पूछा गया है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति कैसी होती है, तो बच्चों याद रखना अनुप्रस्थ होती है, लेकिन ध्वनि तरंगों की प्रकृति अनुदैर्ध्य होती है। ये भी दोनों याद रख लो, इंपॉर्टेंट है, आएगा तो आप लोग लगा के आओगे। चलो आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, कैथोड किरणें क्या होती है। कैथोड किरण जो होती है वो इलेक्ट्रॉनों का समूह है। क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉनों का समूह यानी कि ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सारे प्रश्नों को समझ समझ के करना है बच्चों, क्योंकि ये 70 ऑब्जेक्टिव तो भाई बहुत ही अच्छा है। देखो ये रहा आपके सामने, सौर ऊर्जा का स्रोत क्या होता है। सौर ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत होता है वो नाभिकीय संलयन होता है। क्या होता है बच्चों, नाभिकीय संलयन होता है। 13 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और बच्चों जितने भी बच्चे को लगता है कि सर अभी तक हमारे सब्जेक्टिव में अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं हो पाई है, हमें चाहते हैं कि कम से कम 350 प्लस अंक आ जाए, तो बच्चों हमने आपके लिए तैयार किया है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स, जिसे आप लोग अभी से पढ़ के बहुत अच्छे नंबर ला सकते हो, यानी कि इसको पार कर सकते हो भाई, क्योंकि उसमें वही क्वेश्चन मिलेगा जो आपके एग्जाम में आएगा, मतलब 100% आएगा, क्योंकि आप मात्र 50 से 60 क्वेश्चन दिया रहेगा, बस उतना को याद करना, उसमें से आपको कितना 10 बनाना होगा, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन भी उसी से आ जाएगा। भाई घबराना नहीं है, तो कॉल करिएगा, मात्र आपको 199 में तीनों सब्जेक्ट का मिल जाएगा। कॉल करिएगा 70 70 82 16 85 नंबर पे, बोलिएगा कि सर हमें 199 वाला फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का नोट्स चाहिए, आपको मिल जाएगा। ओके बच्चों, चलो जी अब क्लास की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 14 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन आवेशित नहीं है, यानी कि चार्जलेस कौन सा है भाई, तो वो हमारा फोटोन कण होता है, क्योंकि फोटोन का विराम द्रव्यमान शून्य होता है। क्या होता है बच्चों, फोटोन का विराम द्रव्यमान शून्य होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल देखो, निम्नलिखित में कौन अल्फा कण के लिए सही है। अल्फा कण क्या होता है भाई, अल्फा कण क्या होता है, यह एक मूल कण नहीं है, ये हीलियम का नाभिक होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी अवरक्त भाग में नहीं पड़ती है। अवरक्त भाग में नहीं पड़ती है, वो लाइमन सीरीज है। कौन है बच्चों, लाइमन सीरीज। अगर बामर श्रेणी की बात होता तो कौन सा लगाते भाई, वो भी याद रखिएगा आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर सवाल है और आपके सामने दिया गया प्रश्न बता दो, जेड परमाणु क्रमांक वाले परमाणु की किसी दी गई कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा समानुपाती होती है किसके, किसके समानुपाती होती है भाई, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा En समानुपाती जेड स्क्वायर। किसके समानुपाती भाई, जेड स्क्वायर के। याद रखोगे ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखोगे आप लोग। चलो 18 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, परमाणु की कक्षा में इलेक्ट्रॉन निम्नलिखित में किस बल के कारण रहते हैं, तो कूलाम बल के कारण। किसके कारण भाई, तो कूलाम बल के कारण। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो जी 19 नंबर सवाल देखो, परमाणु के भीतर धनावेशित सूक्ष्म भाग को क्या कहते हैं। ये तो भाई एकदम गारंटी है कि ऐसा ही प्रश्न आने वाला है आपके एग्जाम में, बता दो परमाणु के भीतर धनावेशित सूक्ष्म भाग को क्या कहते हैं, नाभिक बोलते हैं सर। करेक्ट आंसर ए को लॉक कर दिया जाए। चलो 20 नंबर सवाल को देखो, पूछा जा रहा है, विकिरण ऊर्जा के क्वांटम को क्या कहा जाता है। विकिरण ऊर्जा के क्वांटम को फोटोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चा पार्टी, फोटोन कहा जाता है। 20 का डी लगा दो आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर सवाल देखो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होती है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है किसकी, ऊर्जा की सर। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की इकाई है। और अगर हमसे पूछ दे कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होगा, तो क्या लगाएंगे, वो होता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है बच्चों। ये याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये सब पूछा जाता है आपके एग्जाम में। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 22 नंबर सवाल है, प्रकाश विद्युत प्रभाव में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है भाई, किस पर निर्भर करती है, ये बता दो। ये निर्भर करती है आवृत्ति पर। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो
अगला नंबर सवाल का जवाब सारे बच्चे बता दो। 23 नंबर सवाल है, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव में प्रकाश विद्युत धारा स्वतंत्र है किससे? प्रकाश विद्युत धारा स्वतंत्र होता है आपतित प्रकाश की आवृत्ति से। किससे बच्चों? आपतित प्रकाश की आवृत्ति से। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर सवाल है, प्लांक नियतांक की विमा क्या है? हम लोगों ने पढ़ा है सर, ई बराबर क्या होता है? एच न्यू होता है। हमें एच निकालना है, यानी कि प्लांक कांस्टेंट को निकालना है, तो एच बराबर क्या होगा? ई बटा में भी होगा, ऊर्जा बटा में आवृत्ति होगा, ऊर्जा का जूल होगा और आवृत्ति का सेकंड इनवर्स होता है, यानी कि इसका मात्रक की बात करें तो जूल सेकंड हो जाएगा, क्योंकि ये सेकंड इनवर्स माइनस में ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। यानी कि बच्चों अगर मात्रक पूछे तो जूल सेकंड हो जाएगा, और अगर इसका विमा निकाले तो ऊर्जा का क्या होता है? ml2 और t इनवर्स 2 होता है। उसके बाद हमारा आवृत्ति का क्या होता है? सेकंड इनवर्स, यानी कि टाइम इनवर्स भी लिख सकते हैं। तो इसको बराबर में करते हैं तो ml2 हो जाएगा। उसके बाद t एक है ऊपर में जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, t-1 बचा। किस में दिया गया ये वाला ऑप्शन बच्चों? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 24 का, याद रखिएगा आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर सवाल है, एक ही तरंगदैर्ध्य के इलेक्ट्रॉन तथा फोटोन की कौन सी भौतिक राशि समान होगी? वो संवेग होती है बच्चों। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो 26 नंबर सवाल पूछा जा रहा है आप लोगों से, व्यतिकरण की घटना का कारण क्या है? व्यतिकरण की घटना का कारण है फेज डिफरेंस। क्या है बच्चों? फेज डिफरेंस, यानी कि कालांतर होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये सब आएगा तो भाई आप लोग लगा नहीं दोगे क्या भाई? गलत करके आओगे। एक बार चैट सेक्शन में हमें दिखना चाहिए कि सर ऐसा वाला प्रश्न आया ना, तो एकदम एग्जाम में फोड़ के आएंगे। और भाई ऑब्जेक्टिव का टेंशन हमारा यहाँ पे खत्म हो रहा है, और सब्जेक्टिव हम उस नोट्स में लिख दिए हैं, तो बस इतना को पढ़ लो ना भाई, उसके बाद बल्ले बल्ले है हमारा काम हो जाएगा। ओके बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 27 नंबर सवाल है, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है क्योंकि यह प्रदर्शित करता है किसको? ध्रुवन को प्रदर्शित करता है ना सर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो 28 नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है, एक पतले फिल्म के रंग का कारण क्या है? प्रकाश का व्यतिकरण है। क्या है सर? प्रकाश का व्यतिकरण। 28 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर सवाल देखो, 29 नंबर सवाल है, जब प्रकाश स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी बढ़ा दिया जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगी? फ्रिंज की चौड़ाई के लिए सर बीटा बराबर पढ़े हैं, क्या होता है सर? लेमडा डी बटा में डी, ये वाला होता है। यानी कि बीटा समानुपाती किसके होता है? ये बड़का डी के। ये बढ़ेगा तो भाई ये भी बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 29 का क्या होगा बच्चा पार्टी? ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है, किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग्र कैसा होता है? गोलाकार होता है सर। कैसा होता है? गोलाकार होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा बच्चों। याद रखिएगा आप लोग, ये सारे के सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे जा चुके हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर सवाल देखो, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब कैसा बनता है? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में पूछा गया बच्चों, आप लोग बता दो। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की अगर बात हुआ हो बच्चों, तो आपको याद रखना उसमें बनता है आभासी एवं उल्टा। लेकिन बच्चों अगर पूछे सरल सूक्ष्मदर्शी में कैसा बनता है, तो उसमें बनता है आभासी और सीधा। दोनों को याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 32 नंबर सवाल है, उत्तल लेंस का व्यवहार किया जाता है किसमें? देखो अगर निकट दृष्टि दोष की बात करें ना भाई, निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का यूज करते हैं। निकट दृष्टि दोष हुआ है तो अवतल लेंस का यूज करेगा। उसके बाद देखो दीर्घ दृष्टि दोष है तो इसमें उत्तल लेंस का यूज होता है। उसके बाद जरा दृष्टि दोष है तो इसमें किसका यूज करते हैं बच्चों? इसमें करते हैं बाइफोकल लेंस का। किसका? बाइफोकल लेंस का। और अबिंदुकता को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का यूज होता है। और बच्चों इसको याद रख लेते हो ना, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये चार में से कोई एक ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड एग्जाम में निश्चित है, मतलब निश्चित है भाई, तो इसको जरूर याद रख लो। उत्तल लेंस वाला किसमें दिया गया? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर सवाल देखो, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? मनुष्य के आंख की रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक और उल्टा होता है। कैसा होता है सर? वास्तविक और उल्टा। तो क्या सर उल्टा हमें दिखाई क्यों नहीं देता है? वो सिलियरी मांसपेशी के द्वारा क्या होता है बच्चों? इसे सीधा करके दिखाया जाता है। याद रखोगे आप लोग। चलो आगे बढ़ते। अगला नंबर सवाल 34 नंबर सवाल है, किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है? सबसे कम तरंगदैर्ध्य बैगनी रंग का होता है, लेकिन विचलन सबसे अधिक होता है। याद रखोगे। और तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक पूछे तो लाल रंग का होता है, इसका विचलन सबसे कम होता है। ये
ये जरूर याद रखोगे आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो। 35 नंबर सवाल है, वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है किसके द्वारा? वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब है ना भाई, तो ये अवतल दर्पण से बनेगा। वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब अवतल दर्पण से बनता है। 35 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो 36 नंबर सवाल को देखिए, पूछा जा रहा है आप लोगों से, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। क्या होती है बच्चों? अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी पूछे या फिर वक्रता त्रिज्या, दोनों ही अनंत होती है। 36 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। और बच्चा पार्टी इसी बात पे क्लास को लाइक करते चलना भाई। आज हम चाहते हैं कि सारे बच्चे सबसे पहले लाइक करेंगे, जितने भी बच्चे जुड़े हुए हो सभी बच्चे क्लास को लाइक कर लेना बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, बहुमूल्य नगों की पहचान में कौन सहायक होता है? बहुमूल्य नगों के जो पहचान में सहायक होता है वो होती है अल्ट्रावायलेट रेज। करेक्ट आंसर ए होगा, यानी कि पराबैंगनी किरणें बच्चों। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर सवाल है, विद्युत चुंबकीय तरंग की उत्पत्ति का मूल कारण क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग की उत्पत्ति का जो मूल कारण है, मेन रीजन है, वो हो जाता है आवेश की त्वरित गति। क्या होती है बच्चों? आवेश की त्वरित गति। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला नंबर सवाल का जवाब बता दो, जल्दी जल्दी से सारे बच्चे बताएंगे। किसी द्रव्यात्मक माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल निर्भर नहीं करती है। किस पर निर्भर नहीं करेगी मेरे भाई? 39 का करेक्ट आंसर बताओ। ये तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर सवाल का जवाब बता दो, एक्स किरणों के तरंगदैर्ध्य का सही क्रम क्या होता है? एक्स किरणों के तरंगदैर्ध्य का जो सही क्रम होता है वो 1 एंगस्ट्रम होता है। क्या होता है बच्चों? 1 एंगस्ट्रम होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बता दो, जल्दी जल्दी बताओ ना बच्चों। क्या होगा? डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है किस पर? डायनेमो के कार्य का जो सिद्धांत आधारित होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर आधारित है, यानी कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला नंबर सवाल का जवाब बता दो। 42 नंबर सवाल है, प्रतिघात का मात्रक क्या होता है? प्रतिघात का मात्रक पूछे, प्रतिरोध का मात्रक पूछे, प्रतिबाधा का मात्रक पूछे, धारितीय प्रतिघात पूछे, ये सब पूछ रहा है ना बच्चों, सिर्फ और सिर्फ ओम लगा दो। क्या लगाओगे? ओम। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बच्चों, याद रखिएगा। वैसे ये एम्पियर किसका मात्रक है सर? ये धारा का मात्रक है। हेनरी किसका मात्रक है सर? ये मात्रक होता है हेनरी स्वप्रेरकत्व का मात्रक होता है, तो ये नहीं होगा। वोल्ट किसका होता सर? ये विद्युत विभव का होता है, तो ये भी नहीं होगा। हमारा करेक्ट आंसर ए सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बता दो। पूछा जा रहा है आप लोगों से, जिसका मान और दिशा समय के साथ आवर्त रूप से बदलते रहते हैं उसे हम लोग प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं बच्चों। याद रखिएगा, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर सवाल है, प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान तथा वर्ग माध्य मान का मूल अनुपात क्या होता है? देखो यहाँ पे अनुपात पूछा गया है। ऐसे अगर फॉर्मूला पूछता ना बच्चों, फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। क्या जानते हैं सर? आई आर एम एस बराबर जो होता है वो हमारा जो होता है क्या होता है? आई नोट बटा में √2 हो जाता है सर। आई नोट बटा √2 होता है, ये होता है। लेकिन हमसे अनुपात पूछा गया है तो हम लिखेंगे सर आई नोट बटा में, यहाँ पे लिख देंगे सर आई नोट बटा में। अगर आई आर एम एस पूछे तो बराबर क्या होता है? √2 के बराबर होता है। इसका अनुपात करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा सर? ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो 45 नंबर सवाल है, लेंज का नियम संबद्ध है किससे? लेंज का नियम ऊर्जा से संबद्ध है भाई। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 46 का जवाब बता दो। 46 नंबर सवाल है, चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक क्या होता है? ये नहीं लगाओगे तो भाई क्या लगाओगे? देखो चुंबकीय फ्लक्स को फाई के द्वारा दर्शाते हैं। फाई बराबर क्या होता है? फाई बराबर फॉर्मूला होता है हमारा, क्या होता है सर? B × A होता है। B क्या है सर? चुंबकीय क्षेत्र, जिसका मात्रक होता है वेबर बटा में मीटर स्क्वायर होता है, और गुना में एरिया का मीटर स्क्वायर होता है। मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर गया तो बचा हमारा कौन सा? वेबर बचा। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 46 का क्या होगा बच्चों? ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन यहां आने से एक चीज पता चला कि सर चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है वो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ये याद रख लो, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, आप लोगों से लगा के आओगे। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी।
अगला नंबर सवाल का जवाब बता दो। हेनरी किसका मात्रक होता है? सर हेनरी स्वप्रेरकत्व का मात्रक होता है, जस्ट हमने बताया है। धारिता का फैराड होता है। चुंबकीय फ्लक्स का वेबर अभी हमने बताया, और चुंबकीय क्षेत्र का वेबर प्रति मीटर स्क्वायर जस्ट हमने बताया है। तो ये सब नहीं भूलना बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर सवाल का जवाब बता दो। प्रेरण कुंडली क्या उत्पन्न करता है? प्रेरण कुंडली हाई वोल्टेज को उत्पन्न करता है। किसको करता है सर? हाई वोल्टेज उत्पन्न करता है, यानी कि 48 का कह रहे हो, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला नंबर सवाल की ओर बढ़े ना, तो हमारे सामने ऐसा प्रश्न आ चुका कि धारा घनत्व क्या है? धारा घनत्व एक सदिश राशि है। क्या है बच्चों? आपसे पूछा जाएगा धारा घनत्व कौन राशि है? सदिश राशि है। उसके बाद पूछेगा ये द्विध्रुव आघूर्ण भी पूछा जाता है। उसके बाद हमारा ये चुंबकीय आघूर्ण भी पूछा जाता है। ये सब पूछता है बच्चों, ये सब हमारा सदिश राशि होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये भी सदिश राशि होता है। और धारा घनत्व को जे के द्वारा दर्शाते। जे बराबर क्या होता है फॉर्मूला? आई बटा में ए होता है। धारा का हमारा एम्पियर हुआ और एरिया का मीटर स्क्वायर हो गया। ये ऊपर अगर गया ना, ऊपर जाएगा तो एम्पियर मीटर इनवर्स 2 हो जाएगा। ये क्या हुआ? ये धारा घनत्व का मात्रक निकल गया बच्चों। ये भी आप लोग याद रखना, पूछेगा। इतना को तो भाई याद रखो, एकदम रट लो अभी ही। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 50 नंबर सवाल है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना की खोज किसने की थी? भाई वो फैराडे साहब के द्वारा किया गया है। तो करेक्ट आंसर ए लगा दो ना, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो 51 नंबर सवाल का जवाब बता दो। निम्नलिखित में कौन शैथिल्य प्रदर्शित करते? शैथिल्यता को प्रदर्शित करने वाले भाई का नाम है लौह चुंबकीय पदार्थ। क्या है बच्चों? लौह चुंबकीय पदार्थ। 51 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लेकिन बच्चों क्यूरी ताप पर लौह चुंबकीय जो होता है ये अनुचुंबकीय बन जाता है। ये भी आप लोग याद रखोगे। चलो आगे बढ़ते, अगला नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है क्या? निकेल क्या है? निकेल आए, लोहा आए, कोबाल्ट आए, सब के सब लोह चुंबकीय पदार्थ है। कौन सा पदार्थ है बच्चों? लोह चुंबकीय पदार्थ है। 53 नंबर सवाल है। चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? चुंबकीय आघूर्ण एक सदिश राशि होता है। इसका मात्रक यानी कि हम लिख सकते क्या? म्यू बराबर आई इंटू ए। आई इंटू ए, यहाँ पे देख रहे हो, वहां पे हमने धारा घनत्व के लिए आई बटा ए लिखा था, लेकिन हम यहाँ पे लिख रहे हैं आई इंटू ए। धारा का एम्पियर हुआ गुना में एरिया का मीटर स्क्वायर हुआ, यानी कि एम्पियर मीटर स्क्वायर किसका मात्रक होता है? ये हमारे चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। 54 नंबर सवाल है। एमीटर तथा वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में जोड़ा जाता है किसमें? देखो एमीटर को हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ये समांतर वाला पहले मत लगाना, एमीटर में समांतर गलत हो जाएगा भाई। करेक्ट आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 55 नंबर सवाल है आपके सामने। एक वोल्ट मीटर को एमीटर में बदला जा सकता है किसके द्वारा? एक वोल्ट मीटर को एमीटर में बदलना है तो इसकी धारा को घटा दो ना। कहां दिया गया है, लेकिन ये वाला हमारा नहीं है। 55 नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बता दो। ये हमारा होता है, इसके समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध को जोड़ा जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखोगे आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। 56 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है, वोल्ट मीटर क्या मापता है? देखो एक बार आया था कि वोल्टा मीटर क्या मापता है। वोल्टा मीटर किसी को नहीं मापता भाई। वोल्ट मीटर रहे तो विभवांतर को लगा देना, बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, ऐसे प्रतिरोध वाला ओम होता है, धारा का एम्पियर होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल है आपके सामने। विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वो कौन सा होता है? विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार करते हैं वो है नाइक्रोम। कौन सा है सर? नाइक्रोम। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 58 नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बता दो। 58 नंबर सवाल है, विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है? विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है सर? P बराबर शक्ति पूछा गया, P बराबर वी स्क्वायर बटा में आर फॉर्मूला है। P बराबर वी स्क्वायर बटा में आर किस ऑप्शन में दिया गया है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा बच्चा पार्टी? ऑप्शन सी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत बच्चों को चैट सेक्शन में बताते चलना आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। 59 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है, विभव मापी के सुग्राहिता को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसके तार की धारा को घटाना पड़ेगा ना। तो करेक्ट आंसर बी लगा के निकल लो, क्योंकि समय बहुत कम है और क्वेश्चन की संख्या कुछ ज्यादा है। चलो आगे बढ़ते हैं। 60 नंबर सवाल का जवाब बता दो बच्चा पार्टी। विभव मापी के तार की लंबाई बढ़ा देने पर संतुलन बिंदु कहां पर प्राप्त होगा भाई?
जल्दी से बता दो संतुलन बिंदु कहां पर मिलेगा, तो वो अधिक लंबाई पर। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 60 का क्या होगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो 61 नंबर सवाल है, विद्युत संबंधित किरचॉफ का द्वितीय नियम। देखो प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर, ये प्रथम नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है और द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण। करेक्ट आंसर सी होगा क्या बच्चों, सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला नंबर सवाल का जवाब बता दो क्या होगा, कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में किस रंग का मान 5 होता है भाई, किस रंग का, तो वही वाला फॉर्मूला बीबी रो जीबी, बीबी रो जीबी, यहां से निकालो ना। 0 हुआ, 1 2 3 4 5 6 हुआ, किसके लिए 5 होता है, किसके जगह पे 5 है, तो ग्रीन वाला पे 5 है। करेक्ट आंसर हारा लगा दो, क्या होगा बच्चों, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखोगे ना, ये ब्लैक होता है, ये ब्राउन होता है, ये रेड होता है, ये ऑरेंज होता है, ये येलो होता है और ये हमारा ग्रीन होता है, ये ब्लू होता है। याद रखोगे ना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से हर एक बार ऑब्जेक्टिव आता है और अब की बार भी आएगा, याद कर लो आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। 63 नंबर सवाल है, ध्रुवण का परिणाम निर्भर करता है किस पर, ध्रुवण का परिणाम निर्भर करता है द्विध्रुव स्थितिज ऊर्जा पर, उसमें ऊर्जा पर। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों बिल्कुल सही है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। 64 नंबर सवाल है, संधारित्र के समांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहती है वो है विभवांतर। क्या है बच्चों, विभवांतर। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ओके बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। 65 नंबर सवाल का जवाब बता दो, ये रहा आपके सामने, वायु में गोलीय चालक की धारिता समानुपाती होती है किसके, किसके समानुपाती है भाई, गोले की त्रिज्या के, किसके समानुपाती है बच्चों, गोले की त्रिज्या के। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 65 का क्या लगा रहे हो, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब जल्दी जल्दी से बता दो। नेक्स्ट नंबर सवाल है, किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है किस पर, प्लेटों की आकृति पर, प्लेटों के आकार पर, प्लेटों के आवेश पर या फिर प्लेटों के बीच अंतराल पर। देखो हम लोगों ने पढ़ा है धारिता के लिए सी बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन नोट ए बटा में डी। देखो दूरी पर निर्भर करता है, क्षेत्रफल पर निर्भर करता है और परावैद्युत पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, लेकिन कहीं भी इसमें आवेश नहीं दिखाई दे रहा बच्चों, तो सही जवाब ऑप्शन नंबर सी को लगा लो ना, इसमें यही हमारा जो होता है ये निर्भर नहीं करता है। चलो 67 नंबर सवाल है, जब किसी चालक को धनाभिषिक्त किया जाता है, जब किसी चालक को पॉजिटिव चार्ज दिया जाता है तो वो क्या होता है, उसका विभव बढ़ जाता है। करेक्ट आंसर ए होगा। 67 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा बच्चों, याद रखोगे। 68 नंबर सवाल है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी प्राप्त होती है किसकी, विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी क्षेत्र के शक्ति की प्राप्त होती है, दिशा की प्राप्त होती है, आवेश की प्रकृति की प्राप्त होती है। इनमें से सभी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलो आगे बढ़ते हैं। 69 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन इलेक्ट्रॉन पर आवेश के लिए सही है। देखो लेकिन बच्चों यहां से 3 प्रश्न आपके एग्जाम में आता है, तो हम चाहते हैं कि तीनों यहां पे बता दे रहे। पहले आपसे पूछेगा इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम होता है। अब पूछेगा द्रव्यमान कितना होता है, द्रव्यमान पूछा है 9.1 गुना 10 पर पावर -31 kg होता है। अब पूछेगा आवेश तथा द्रव्यमान का अनुपात, यानी कि इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश क्या होता है, यानी कि इसी को हम लोग E/m के अनुपात में लिखते हैं। यहां से लिखते हैं तो हमारा क्या है, E क्या है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम है, और उसके बाद दूसरा क्या है, M क्या है 9.1 गुना 10 पर पावर -31 kg है। यानी कि ये दोनों का अनुपात निकालते हो तो आपका निकल जाता है 1.8, यानी कि 7 निकलता है, लेकिन 8 मानते हैं, गुना 10 पर पावर 11, 10 पर पावर 11, ये C है, ये kg है, तो C बटा में kg लिख दो। यानी कि बच्चों मैं बता दूं, अगर इलेक्ट्रॉन का चार्ज पूछे तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम लगाना, द्रव्यमान पूछे तो 9.1 गुना 10 पर पावर -31 kg लगाना, और इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश पूछे तो 1.76 या फिर 1.8 गुना 10 पर पावर 11 कूलम प्रति kg लगा के आना। ये तीनों याद कर लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट। अभी तो फिलहाल करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अब 602 मत लगाना भाई, इसको माना गया। चलो आगे बढ़ते हैं। 70 नंबर सवाल, और आज के क्लास का ये लास्ट सवाल है, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है भाई। आवेश के रेखीय घनत्व का मात्रक क्या होता है, आवेश का रेखीय घनत्व है सर, आवेश का रेखीय घनत्व हमने बताया है, प्रति एकांक लंबाई में आवेश के परिमाण को रैखिक घनत्व कहते हैं, प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेश के परिमाण को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं, और प्रति एकांक आयतन में आवेश के परिमाण को आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं। देखो अगर रैखिक घनत्व के लिए पूछे ना तो लेमडा बराबर क्या लगाओगे, लेमडा बराबर क्या होता है जल्दी से बता दो, लेमडा बराबर Q बटा में L होगा, क्योंकि लंबाई होता है ये हमारा होता है आवेश का रैखिक घनत्व, उसके बाद
सिग्मा बराबर क्या होता है, क्यू बटा में ए होता है, क्यू बाय एरिया क्षेत्रफल के लिए। उसके बाद रो बराबर क्या होता है बच्चों, रो बराबर क्यू बटा में भी होता है, ये आयतन वालों के लिए। तो बता दो कौन सा पूछा गया, चार्ज बटा में लंबाई। करेक्ट आंसर ए होगा। क्या होगा बच्चों, 70 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। याद रखोगे ये रैखिक है, ये पृष्ठ है और ये आयतन है, तीनों को याद रख लो। ये भी यहां से ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है आपके एग्जाम में, इसलिए मैंने इसको क्लियर कर दिया बच्चों। ओके बच्चा पार्टी, आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। सारे बच्चे क्लास को एक बार लाइक कर लेना बच्चों, और सारे बच्चे आज कमेंट करना। भाई आप लोग कमेंट करते हो ना, एकदम मजा आ जाता है, इसलिए सारे बच्चे बढ़िया बढ़िया एक बार कमेंट करके बताना बच्चों क्लास कैसा लगता है हमारा, जरूर बताइएगा। चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके बच्चों, मिलते हैं फिर अगले क्लास में।